नमस्कार। आप देख रहे हैं संवाद फोटोग्राफर। ऐसे ही शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं, उनकी कहानी, उनके बारे में जानेंगे। वो इंडिया के एक जाने माने सिनेमेटोग्राफर हैं। तो आइए मिलते हैं गौतम मौर्य जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका एक शॉर्ट इंट्रो। शॉर्ट इंट्रो में पहले तो मेरा नाम है गौतम मौर्य और लोग मुझे जानते हैं जैसे कि आवाज़ की दुनिया के दोस्तों। तो मेरी जो ये स्टाइल है, जो अंदाज है, उसको लोगों ने पसंद किया है। और मुझे कोई पूछता है आप कहाँ से हो, तो मैं वो वही बोलता हूँ कि मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान घूमता रहता हूँ और हिंदुस्तान में 2-3 जगह मेरी ब्रांच भी है, जैसे कि बैंगलोर में है, हसन में है, अहमदाबाद में है। अहमदाबाद मेरा यानी कि जो नेटिव है और मैं वहीं पला बड़ा, वहीं पे बड़ा हुआ। और गुजराती हूँ, तो सीधी बात है, गुजराती के एक अंदर से बिजनेस करने का जो तरीका होता है वो भी है थोड़ा फोटोग्राफी का आर्ट, जो मुझे एक ब्लड में मिला ऐसा बोल सकते हो। बिकॉज पिताजी भी एक फोटोग्राफर थे, लेकिन उनको बैंक में जॉब लगने के हिसाब से घर की उनकी भी परिस्थिति, छोटे से गांव में हम रहते थे और उनको एक बैंक में जस्ट लाइक स्वीपर का जॉब मिला था। उनको कोई ज्यादा बड़ा जॉब भी नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते करते मैनेजर तक पहुंचे। स्वीपर से प्यून, प्यून से क्लार्क और क्लार्क से ऑफिसर और ऑफिसर से उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। और हम लोगों ने देखा है बचपन से कि हम यानी कहाँ से थे और कहाँ तक पिताजी ने जो स्ट्रगल की, और हमने भी छोटे से गांव से ये फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन मैं आज पूरा इंडिया घूमता हूँ, काफी सारे लोकल फोटोग्राफर उत्तर प्रदेश हो या कहीं पे भी इंडिया में जाता हूँ, चाहे वो साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे कहीं भी हो, वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि सर हम छोटे से गांव से है, सर हम छोटे फोटोग्राफर हैं। मैं उनको बोलता हूँ यार, फोटोग्राफर कभी छोटा नहीं होता, उनकी सोच छोटी होती है, सोच को बड़ा बनाइए। बोलते हैं हमारे एरिया में, अरे क्यों एरिया करना है। मेरा एक डायलॉग भी है कि भाई एरिया किसका होता है, रिप्लाई आप कर देना कमेंट में, एरिया किसका होता है, हमारा तो जमाना होना चाहिए। तो आप सोच बड़ी करोगे तो आप कुएं से बाहर निकल के समुद्र में, कि कुएं के मेंढक मत बनो, समुद्र में आ जाओ और अपने आप को इतना वो करो कि भाई आप अपने मुकाम पे पहुंच पाओ। हालांकि मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल होती है, जो फिलहाल हम भी कर रहे हैं। हमें भी अभी लगता है अभी कुछ भी यानी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है, वो हमेशा अधूरा ही रहता है। एक कलाकार के जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं होती है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, ना वो पैसे को लेकर, ना वो बिजनेस को लेकर, ना अपने आर्ट को लेकर, ना अपने कैमरे को लेकर। वो हमेशा अधूरा ही रहता है, पर वही कलाकार कहलाता है। तो ऐसा फोटोग्राफी का मेरा भी ट्रैवलिंग है। तो आपका सर पहला कैमरा कैसे आया और पहले कैमरे से फिर उससे कुछ इनकम कैसे है? कैमरे का मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने बोला पिताजी भी फोटोग्राफी करते थे, तो वो उनका कैमरा छोड़ रखा था। एक दिन ऐसे ही दिवाली की साफ सफाई चल रही थी और मेरे हाथ में आ गया, तब मैं छठी कक्षा में था। तो छठी कक्षा में मुझे याद है आज भी, क्यों कैमरा था। तो मैंने पापा को बताया, पापा ये चल रहा है क्या? तो बोले हाँ देखना पड़ेगा। तो उन्होंने भी चला के देखा, बोले चल रहा है। तो बोला इससे फोटो कैसे निकाले? तो बेटा बोले इसमें रील डलती है। तो उसमें 120 की रील डलती थी, यानी उस टाइम पे जो 36 एक्सपोज वाले जो 35 mm के रील आ गए थे, उसकी जगह उसमें 120 की रील चलती थी। ड्यूअल लेंस वाला कैमरा था, जिसको ऊपर से देखने पे वो फोटो क्लिक होता था। वो मैंने देखा और वो रील थोड़ा महंगा भी पड़ता था। फिर मुझे फोटोग्राफी का शौक देखते हुए उन्होंने एक फ्रेंड से एक छोटा सा हॉटशॉट कैमरा, मुझे याद है आज भी, हॉटशॉट कैमरा जिसमें टेलीफोन के रिसीवर जैसी एक रील लगती थी, तो वो रील मुझे खरीद के दे दी, जो कॉस्ट वाइज कम भी थी। और पहली रील उन्होंने खरीद के दी और कैमरा मेरे पास था, और मैं ऐसे ही रैंडम कहीं पे भी किसी के पोर्ट्रेट्स लिए, कहीं पे जाके क्लिक किया। और जब उसको डेवलप करवाने दिया और डेवलप करके जब प्रिंट मेरे हाथ में आया था, तो वो लम्हा मुझे आज भी याद है, वो चीज़ मुझे आज भी याद है। यार ऐसा लगता था जैसे वो चमत्कार है। ये सही में फोटोग्राफी है ना, एक चमत्कार, एक आविष्कार है। यानी कि एक लोगों की खुशियों को या लोगों के पलों को कैद करना। क्योंकि आज हम ये कैद हो रहे हैं, शायद 10 साल बाद ये वीडियो हमारे यूट्यूब से देखी जाए, तो आप ऐसे नहीं दिखेंगे, मैं ऐसा नहीं दिखूंगा, ठीक है। आज मेरी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, आपकी दाढ़ी काली, उस टाइम आपकी दाढ़ी सफेद हो जाएगी, मेरी तो काली नहीं होगी, लेकिन बाल शायद झड़ जाएंगे। शायद 10 साल बाद फिर से मौका मिले और फिर से कुछ ऐसा शूट करे, तो वही हमारे लम्हे जो वापस हमें मिलते हैं, वही चीज़ें जो हमें वापस मिलती है, तो वो फोटोग्राफर के हाथ में है। और ये चमत्कार सिर्फ फोटोग्राफर ही कर सकता है। वो लम्हा देख के मुझे उस दिन मेरी आंख में से आंसू आ गए थे कि यार इतनी बेहतरीन फोटो। और फिर मैंने सोच लिया, अंदर से ठान लिया कि अब बनना है तो भाई फोटोग्राफर बन। स्कूल से बंक करके मैं फोटो स्टूडियो चला जाता था। मेरे जो साथी थे वो कोई क्रिकेट मैच खेलने जाता था, कोई फिल्में देखने चले जाते थे, या कोई गार्डन में खेलते थे, या कोई अलग गेम खेलते, लेकिन मैं स्टूडियो में चला जाता था। स्टूडियो में जाने लगा तो पिताजी के दोस्त ही थे, वो भी मुझे थोड़ा जेब खर्ची दे देते थे कि भाई ले तू आ रहा है, इतना काम कर रहा है, तो मुझे जेब खर्ची भी मिल जाती थी, मेरी पॉकेट मनी भी निकल जाती थी, और फोटोग्राफी का मेरा एक जीवन स्टार्ट हो गया।
तो वहाँ पे छोटे से गांव में से शुरुआत की, तो हमने ये नहीं सोचा स्टूडियो आज की डेट में भी है। 1994 में हमने वो स्थापना की थी वो स्टूडियो की, अभी भी उसका इंटीरियर वैसा का वैसा ही है जो उस जमाने का था। तो वो स्टूडियो में मैं अगर बैठता और वहीं बैठा रहता, और ये भी मैं भी वही सोचता कि मेरे एरिया में तो यही चल रहा है भाई साहब, तो वो एरिया सीमित रह जाता, वो उधर ही रह जाता। तो मैं एरिया तक सीमित नहीं रहा, मैंने बोला नहीं यार मुझे कुछ अलग करना है यार, इंडस्ट्री में कुछ अलग लेके आना है। तो मेरी लाइफ की स्ट्रगल ये भी रही कि मैं एक एक्टिंग के जरिए मैं मुंबई जाना चाहता था और मुंबई में जाके एक्टर बनना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, एक्टिंग में इतना आसानी से काम मिलता नहीं, तो लाइटें उठाने का काम मिल जाता था मजदूर में। तो मैं मजदूरी क्या करता था, ट्रक में लाइटें चढ़ाता था, ऐसे करते करते मुझे कैमरे के पास जाने का मौका मिला। तो जो डीओपी रहते थे उनको बोलता था सर मैं थोड़ा सा देखूं क्या, मैं उनके साथ बैठता था। फिर मुझे कैमरा असिस्टेंट का काम मिल गया, फिर मुझे लेंस के बारे में पता चलने लगा, मुझे कैमरे के बारे में, मेमोरी कार्ड के बारे में सब पता चलने लगा। तो बड़े बड़े कैमरे जो यानी कि एरी, रेड, उस कैमरे के साथ रहने को मुझे मौका मिला, तो कैमरा असिस्टेंट बना। और जब डीओपी को लगा कि भाई ये कैमरा संभाल सकता है, तो मुझे एज अ सिनेमेटोग्राफर नाम दिया गया कि आज से हमारा सिनेमेटोग्राफर है, और उनके साथ मैं कैमरा चलाने लगा। लेकिन देखते ना इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स बहुत है, तो इतना जल्दी मौका नहीं मिलता है, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, बहुत कठिनाई थी, बहुत कुछ था। तो हम फिर से वापस आ गए अपने शहर, और वहाँ के हमने सोचा कि यार क्यों ना सिनेमा को इन किया जाए, सिनेमा को लाया जाए। तो हमने शुरुआत की प्री वेडिंग की, लेकिन क्या वो एक दिन में बन गया था? पॉसिबल ही नहीं था। वो ऐसा जमाना था कि शादी का मुहूर्त निकल चुका है, शादी का मुहूर्त निकल चुका है, घर में दूल्हा दुल्हन पता है कि इस दिन शादी होने वाली है, तो भाई कौन दूल्हा और दुल्हन को बाहर निकालेगा, क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि मुहूर्त निकल चुका है, अब शगुन हो जाएगा। दूल्हा और दुल्हन को बाहर नहीं निकालते, उनका शादी का धागा हाथ में बंध चुका है, तो अब बाहर नहीं निकलेंगे, अब शगुन हो जाएगा। ऐसे जमाने में जब मैंने प्री वेडिंग की शुरुआत की, आज से मैं आपको बात कर रहा हूँ 18 से 19 साल हो गए होंगे, तो ये जो समय था, उस समय में कोई कपल को बाहर नहीं निकालते, हम लोग झूठ बोल के ले जाया करते थे कि भाई इसकी शादी के कार्ड छपवाने या शेरवानी पसंद करने जाना है, ऐसे करके छुप छुप के गार्डन में इधर उधर, और ऐसा 3 साल तक लगातार स्ट्रगल की। तो कभी उस समय जैसे अभी ये देखने को मिलता है, कहते हैं ना जो पिताजी कर रहे हैं वो बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि बताते हैं, तो कभी आपके फैमिली में ऐसा नहीं आया कि यार मैंने फोटोग्राफी किया था, मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, तुम पढ़ाई करो और किसी फील्ड में चले जाओ? क्योंकि आपके पापा खुद एक बैंक मैनेजर, तो वो भी चाहते थे कि चाहते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सिक्योरिटी। तो यानी जब मेरी फोटोग्राफी की चाह देखी तो पापा ने मुझे प्रेशराइज किया कि भाई तू कुछ सरकारी कोर्स कर ले, और कोर्स करने के बाद तू भले ही फोटोग्राफी कर, जर्नलिज्म कर ले, ये कर ले, और उसके बाद फोटोग्राफी ही कर, कैमरा तेरे हाथ में रहे, लेकिन तुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए। तो हम वो कोर्स के लिए हमारे वहाँ अहमदाबाद में एक कॉलेज है, नवगुजरात कॉलेज, वहाँ पे हम गए एडमिशन लेने के लिए। तो भाई हमें तो सर्टिफिकेट देख के बोलता है आप तो SSC फेल हो। मतलब यार सर मुझे तो फोटोग्राफी सीखनी है, उसमें पढ़ाई लिखाई क्या जरूरत है, मुझे कैमरा चलाना आता है, मुझे कैप्चरिंग आता है, मुझे फ्रेमिंग का नॉलेज है। बोले नहीं, पढ़ाई जरूरी है, ये हमारे कॉलेज का रूल्स है। तो कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिला, लेकिन आज की डेट में वही कॉलेज में जाकर कितनी बार लेक्चर देता हूँ। ये मेरी उपलब्धि है मेरे जीवन की, कि जहाँ पे मुझे एडमिशन नहीं मिला था वहाँ से मुझे निकाला गया। बाकी सारी जगह हम जाते थे, वहाँ की फीस हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बहुत हाई फीस थी, यानी 2.5 लाख 3 लाख, ये यानी मैं वो देख के मैंने बोला यार कितने कैसे हम करेंगे। तो बस वो कैमरा था, वो कैमरा लेके हम शादियों का काम करने लगे, ये करने लगे। और जैसे मैंने आपको बोला कि एक चल रहा था रनिंग जीवन के, जहाँ पे शादी की फोटो वीडियो और अच्छा खासा काम हमें मिल रहा था, फिर भी सब कुछ छोड़ दिया हमने। एक बार ऐसा हुआ कि हमने पूरा शादी में फोटो वीडियो निकालना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे बनाना था कुछ नया, जिसका नाम है प्री वेडिंग। तो प्री वेडिंग के लिए हमने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, 3 साल लगातार मेहनत के बाद एक प्री वेडिंग, यानी प्री वेडिंग तो बहुत सारे निकले। पहला प्री वेडिंग सफल नहीं था, फ्लॉप, दूसरा सुपर फ्लॉप, तीसरा सुपर डुपर फ्लॉप। लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, नहीं करना है करना है करना है। उस टाइम ये भी नहीं पता था कि DSLR कैमरे से करें, वो कैमकोडर से करते थे। फिर ऐसे करते करते पता चला कि DSLR, तो मेरे पास एकदम बहुत बेसिक कैमरा था, क्योंकि कोई फुल फ्रेम वो सब मार्केट में थे नहीं, इंडिया में मिलते नहीं थे, और हम मिलेंगे तो बाहर से हम मंगवा के हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इतनी महंगे थे उस टाइम, बजाज फाइनेंस और ये सब था नहीं, तो हमको ये सब कैमरा नहीं मिलते थे। तो हमने एक छोटे से बेसिक कैमरे से शुरुआत की, और एक कैमरा, एक मोनोपोड और एक लेंस, और वो जो निकला था वो थोड़ा तहलका था। और उसके बाद मार्केट में पता चला कि ऐसा कोई बंदा है जो ऐसा शूट कर रहा है। तो फोटोग्राफर्स लोग भी मुझे बोलने लगे, हमारे पास एक क्लाइंट है, उसका शूट करना है, इसका शूट करना है।
मुझे याद है मैंने सबसे पहले एक फोटोग्राफर का प्री वेडिंग, जो सबसे पहला प्री वेडिंग शूट किया था, फोटोग्राफर से मैंने 2.5 लाख रुपए चार्ज किया था। जी जी ठीक है, जी क्लाइंट के पास तो मैं करता ही था 3-3.5 लाख रुपए, लेकिन फोटोग्राफर ने मुझे 2.5 लाख, और ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर है जिन्होंने 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख ऐसे कोटेशन में मैंने शूट करके दिया है। जी 2-3 दिन लगातार हम लोग प्री वेडिंग शूट करते थे और सब बेहतरीन गाना और एक फिल्माया जाता था और एक फिल्म बनाते थे जी। प्री वेडिंग की। आज की तरह नहीं वो हाथ में हाथ लेके चलना, नाक से नाक टकराना, गोल घुमा देना, शाम को फुलझड़ी दे देना और प्री वेडिंग खत्म। जी इसीलिए वो प्री वेडिंग को फ्री वेडिंग बना दिया लोगों ने। जी तो मेरा ये कहना है कि अगर आप बेहतरीन प्री वेडिंग करो, आज की डेट में भी मेरे पास 2.5 से 3 लाख की प्री वेडिंग आती है और मैं करता हूँ। जी जैसे अभी इस जनवरी में जा रहा हूँ, जी विदेश जा रहा हूँ, जी थाईलैंड जा जी रहा हूँ, वहाँ जाके शूट कर रहा हूँ, तो प्री वेडिंग है, बड़े बजट की है। आप भी अगर स्ट्रगल करोगे तो आपको भी मिलेगी ऐसी प्री वेडिंग, लेकिन आप स्ट्रगल ही नहीं करोगे, आपको सीधा हलवा खाना है, मुंह में कोई आके निवाला आपको दे रहा है मुंह में और आप खा रहे हो, तो ऐसा वो सीधी बात है, वो जैसा खिलाएगा वैसा आप खाओगे। अब खुद खाने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा एक निवाले की कीमत क्या होती जी। है। आपने डिजिटल एरा देखा होगा, जब आप वीएचएच और रील के कैमरे भी बहुत ज़्यादा यूज किए, तो अपडेट कैसे अपडेट होते थे? आज इतना ज़्यादा सोशल मीडिया लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन तब भी लोग अपडेट नहीं हो पाते, उनको लगता है कि यार वहाँ कैसे शिफ्ट हो, हम तो यही कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। जैसे तो वीडियो आप की बात करूं तो 3 पीस कैमरा में चलाता था, एक साइड पूरा वीसीआर आता था, एक साइड पूरी बैटरी आती थी और एक व्यू फाइंडर आता था, और काफी सारी मेहनत करते थे हम वो 3 पीस कैमरा लेकर। लेकिन जब पहला कैमरा आया था VHS इनबिल्ट वीसीआर वाला, वो एक ऐसा था उस जमाने का रेवोल्यूशन कि भाई यार इतना सा कैमरा, फिर भी इतना बड़ा जी था, बहुत बड़ा था वो VHS कैमरा। जी और VHS कैमरे के बाद डीवी कैमरा, तो डीवी कैमरे का जो दौर चला था ना, वो बहुत ही गंदा दौर था, जी क्योंकि छोटे छोटे गांव में सस्ते बजट में लोगों ने कैमरा उठा लिया और फोटोग्राफर की इज्जत धूल में मिल गई, क्योंकि जिनको फोटोग्राफी का पूरा तरीका ही नहीं पता था वो लोग फोटोग्राफर बन गए, जैसे आज बजाज फाइनेंस से बन रहे हैं। उस टाइम भी ऐसा दौर आया था। तो डीवी के कैमरे में भी फोटोग्राफी फील्ड का कचरा हो गया, तो उसी टाइम मैंने फील्ड को छोड़ दिया था, और छोड़ने के बाद मैं कुछ अलग व्यवसाय में चला गया था, क्योंकि मुझे सर्वाइव करना था। और उसी से मुझे इंस्पायर होकर प्री वेडिंग शब्द जो पैदा हुआ, तो जो मेमोरी कार्ड वाला जो कैमरा आया, और उसमें जब पता चला कि छोटी छोटी क्लिप आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको कोई बड़ी डीवी या वो खरीदने की जरूरत नहीं है, तो मैंने सबसे पहला कैमरा अपनाया था। वो भी पूरे इंडिया में मुझे मुंबई से मिला, और मेरा सबसे पहला DSLR भी मुझे मुंबई से मिला सेकंड हैंड में। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं जाके सीधा उठा लूं, छोटे छोटे पैसे जमा करके भाई वहाँ गए मुंबई, लोगों से उधार लेकर हम लोग गए और कैमरा उठा। तो ऐसे हर बार मुझे अपडेट तो होना था। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, ये नहीं था, वो कुछ नहीं था। जैसे कि आप, मैं अपने भी यूट्यूब की बात करूं तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा या यूट्यूब पे कुछ करूंगा। मैं लोगों को कुछ सिखाना चाहता था डिजिटल माध्यम से, इसलिए मैंने यूट्यूब की शुरुआत की। मैं बस रोज नया सीखने की चाह, आज भी, आज की डेट में भी, यार कल नया क्या करेंगे, कल जो किया था उससे अच्छा आज कैसे करें, कल की जगह आज कैसे हो। यानी डेली रात को मैं थोड़ा सोते वक्त ऐसे आंखें बंद करके सोचता हूँ, और नींद तभी आती है कि यार अब कल नया क्या किया जाए। तो उसके सोचने में मैं बस नींद में चला जाता हूँ, डीप स्लीप में, और सुबह, हर सुबह मेरे लिए नई होती है। तो ऐसा आपको अंदर से सोचना पड़ेगा। कुछ लोग क्या सोचते हैं, हमारे पास जो है वो काफी है, तो मैं इतना संतुष्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैं ऐसा हूँ, पता नहीं। जी। तो आप जैसे सिनेमेटोग्राफी आप सिखाते भी हैं, तो अभी हम बात करें आपकी, तो आप कैसे सीखते हैं और किनसे सीखते हैं? लोग आपके बारे में जानना चाहें अगर फोटोग्राफर साथ, आप जैसे आपने बोला कि कैसे सीखते, जब शुरुआत की थी तब तो यूट्यूब वगैरह तो नहीं था, तो मैं सीखने जाता था बड़े बड़े DOP के साथ। जैसे कि मैं मुंबई था तब भी DOP को असिस्ट करता था, बड़े बड़े DOP को असिस्ट करता था, उनको भी पैसे दिए हैं मैंने, किसी को 50,000, किसी को लाख रुपए, कि भाई हाँ मुझे सिखाइए। तो उसके, उनके कांटेक्ट से मुझे फिल्में भी मिली, उनके कांटेक्ट से मुझे बहुत सारा काम भी मिला। तो उस टाइम फिजिकली सीखने जाना पड़ता था, फिल्म के सेट पे या तो कोई ऐसी जगह पे। इंस्टीट्यूट पे पैसे खर्चे करने का इतना ज़्यादा पैसा नहीं था मेरे पास, तो ऐसे DOP को असिस्ट करके उनके साथ रहकर मैं सीखता था। उसके बाद जब ये यूट्यूब और सोशल मीडिया जब आया, इंटरनेट जब आया, और इंटरनेट इतना सस्ता हो गया हमारे यहाँ, तो मैंने आज की डेट में मैं जो सीखता हूँ कि जो बाहर के जो कैमरामैन है वो क्या टेक्नोलॉजी लगाते हैं, वो कैसे शूट करते हैं। तो उनकी भी ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती है, एक एक दिन का 20-20 हज़ार रुपये फीस होता है। आज की डेट में एक एक दिन का 20-20 हज़ार रुपये फीस होता है। सुबह से बैठ जाते हैं, या तो एक हफ्ते का रैंडमली कोर्स होता है। वो आज की डेट में भी मैं ज्वाइन करता हूँ, एडिटिंग का कोर्स ज्वाइन करता हूँ कि भाई क्या नया लेकर आया। अभी जस्ट लाइक एडोब का जो AI चल रहा है, तो AI टेक्नोलॉजी के लिए भी मैं आज की डेट में मैं उनके ऑनलाइन वर्कशॉप्स अटेंड करना, एक एक हफ्ते के वर्कशॉप्स होते हैं, और वो सीख के लोगों को सिखाऊं, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज में सिखाते हैं,
हम हमारी लैंग्वेज में और हमारे अंदाज में सिखाएंगे, तो बस ये चलता रहता है, ये सिलसिला चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। जी, तो आपने जैसे बताया आपने पढ़ाई भी नहीं की, तो अभी लैंग्वेज इंटरनेशनल की बात करें तो इतना ज़्यादा है, तो आपको कहीं भाषा या पढ़ने का कहीं बीच में अड़चन पैदा करता है या लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है? अगर पढ़ाई जरूरी नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा पढ़ाई जरूरी नहीं है, चाहे फोटोग्राफी फील्ड हो चाहे कोई भी फील्ड हो, जो मेरा अनुभव है जी, मैं भी ऐसे सीखा है। लेकिन लैंग्वेज का जैसा आप बोल रहे हो ना, पता नहीं मुझे एक अंदर से गॉड गिफ्ट है जी, कि मैं जिस भी लैंग्वेज में जाऊं, यानी कि जहाँ भी जी। जाता हूँ, मैं आज भारत में बोलने जाने वाली बहुत सारी भाषाएं, जैसे जी, तमिल हो गया, जी, कन्नड़ा हो गया, जी, तेलुगु हो गया, ऐसी लैंग्वेज बोले, मराठी फ्लुएंट बोल लेता हूँ, जी, और ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ। जैसे थाईलैंड जाता हूँ तो थाई लैंग्वेज बोलता जी, हूँ, और अंग्रेजी मुझे मुझे भी जब ऐसा लगा कि यार कहीं आगे बढ़ना है, एक तो हिंदुस्तान में है कैसा पता है, सूट वूट पहन के बैठ गए भाई, अंग्रेज है, जी, वो अंग्रेजी में ही बात करेंगे। जी, तो हमें भी ऐसी तकलीफें होती थी, तो मैंने भी देखा कि भैया अंग्रेजी चल रही मार्केट में, अंग्रेजी सीखनी कोई बात नहीं, अंग्रेजी गाने सुनना, जी, अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ना, जी, ना आते हुए भी कॉल सेंटर वाली लड़कियों को कॉल करके अंग्रेजी में परेशान करना। जी, तो ऐसे कर करके मैंने अंग्रेजी सीखी और जी, अंग्रेजी पे मेरा ग्रिप आया। आज की डेट में बड़े-बड़े जापानी के साथ, बड़े-बड़े लोगों के साथ बैठता हूँ और उनके साथ अंग्रेजी सी बात उनको नहीं आती है, जी, उनको हिंदी थोड़ी आएगी। जी, तो हम अंग्रेजी में कन्वर्सेशन करते हैं। भले अभी भी परफेक्ट नहीं, लेकिन काम मेरा निकल जाता है। अभी भी कॉल आते हैं, कभी ऐसे मैं फलाना ढिमकाना कंपनी से हूँ, जी, ब्ला ब्ला ब्ला, देन आई नीड टू मेक वीडियो विथ यू, आई नीड टू मेक वीडियो जी, विथ माय प्रोडक्ट, देन कैसे वो करना है, मेल टाइप करना है, वो सब। और अभी तो बहुत अच्छी बात है, चैट जीपीटी आ गया है, जी, कुछ भी लिखना हो उसको एक शब्द बोलो, वो 1000 शब्द दे देगा, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जी, जी, तो नई टेक्नोलॉजी जी, के बारे में जानना, और डेली सुबह उठ के नया सीखना, जी, तो ये सीखने की वजह से हमारे अंदर ये सारी लैंग्वेज आई। जी, तो ऐसा लैंग्वेज सीखने के लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, जी, क्योंकि आज तक कोई भी गाली की डिक्शनरी नहीं छपी है और ना कोई स्कूल में गाली पढ़ाई जाती है, फिर भी जी, लोग गाली सीख लेते जी, हैं। तो जितना ईज़ी गाली सीख लेते हो ना, उतना ही ईज़ी लैंग्वेज भी आप सीख लोगे, जी, वो कोई भी हो। जी। तो आप फ़ोटोग्राफ़ी को एज़ अ आर्ट मानते हो या बिज़नेस? मतलब दोनों अलग-अलग चीज़ आप समझते हो या दोनों को कंपेयर करके दोनों को एक साथ बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है? फोटोग्राफी पहले तो आर्ट है, जी, लेकिन वेडिंग फोटोग्राफी आर्ट नहीं है। जी, फोटोग्राफी में बहुत सारे सब्जेक्ट है, स्ट्रीट फोटोग्राफी हो गई, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो गई, ये फोटोग्राफी हो गई, जी, लेकिन जैसे हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी जी, करते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, कमर्शियल फोटोग्राफी करते हैं, ये फोटोग्राफी आर्ट के बाद बिजनेस बन जाती है, जी, क्योंकि वहां से हम पैसे कमाते हैं जी, और उससे हमारा घर सर्वे होता है। जी, अब जैसे कितने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऐसे हैं कि जिनकी ऑलरेडी फैक्ट्रियां हैं, जी, बड़े बड़े बिजनेस है, और वो शौकियाना तौर पे साल में 2 या 3 बार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के जी, लिए जंगलों में निकल पड़ते हैं। जी, जो स्ट्रीट फोटोग्राफर है वो संडे वॉक करते हैं और इधर उधर की रैंडम जी, क्लिक करके वो अपने पेज पे लगाते हैं। जी, अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक कॉल आया था, वो बहुत बड़ा शेयर मार्केट में उनका शेयर होल्डिंग है, जी, और उनका ये है, बोले मेरे पास ऐसा ऐसा कैमरा है और मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है और आपका इंस्टाग्राम पेज देख के मुझे अच्छा लगा, इसलिए आपको मैसेज किया और जी, आपको कॉल किया। जी, तो ऐसा करके मेरे से बात कर रहा था, तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी करता है, जी, क्योंकि वो तो अपना बिजनेस है उसका, जी, अपनी भड़ास निकालने जी, के लिए, ठीक है, तो वो फोटोग्राफी करता है। लेकिन वेडिंग फोटोग्राफी अगर आप कर रहे हो तो आप बिजनेसमैन हो। जी, और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मैंने इंडिया में काफ़ी सारे वेडिंग जी, हाउस चलाते हैं जो लोग, जी, मैंने उनको वेडिंग हाउस बोलूँगा, उनके वहाँ 12-15 लोगों का स्टाफ होता है, 20 जी, लोगों का स्टाफ होता है। जी, तो उनमें से जो मेन जो बॉस होता है, उसको कैमरे का एफ स्टॉप कहाँ है वो भी नहीं पता होता है। जी, आईएसओ कहाँ से निकलेगा वो भी नहीं पता होता है। उसको तो जी, इतना पता है, एक क्लाइंट को कैसे डब्बे में लाना है, जी, उससे इतने लाख लेने जी, हैं, मुझे इतना लाख सैलरी जी, जाएगी और इतना लाख मेरा मुनाफा आएगा। जी, तो ऐसे वेडिंग हाउस चलते हैं। तो जी, अगर आप भी इस नज़रिए से सोचोगे तो जी, आप एक बिज़नेसमैन बन जाओगे। जी, जैसे मैं आपको बता दूँ कि एक मकान जो बनता है ना, जी, तो मकान कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाता है। जी, मकान तो मज़दूर लोग बनाते मज़दूर हैं। जी, लेकिन वाह-वाही कौन ले जाता है? कॉन्ट्रैक्टर। कि भाई जी, यार ये कॉन्ट्रैक्टर ने सही बंदे लगाए। जी, तुम आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हो या मज़दूर हो, आप तय कर लो। जी, तो आपने बिज़नेस को डेवलप करना है तो उसकी भी हम क्लास लेते हैं जी, कि कैसे बिज़नेस को डेवलप किया जाए, और आपको फ़ोटोग्राफ़ी डेवलप करनी है इसकी, उसकी भी हम क्लास देते हैं। जी, तो दोनों तरह की क्लास मिलेगी हमारी वर्कशॉप में, जी। तो हमारी वर्कशॉप में सारी चीज़ें सिखाई जाती जी, तो सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए? पढ़ना क्या ज़रूरी है? सीखना कि फ़ोटोग्राफ़ी सेटिंग बेसिक या फिर बिज़नेस? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? है। अगर जी, आपको आर्टिस्ट के साथ बिज़नेस में जाना है, यानी आपको सबसे पहले कैमरा सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि कहीं पे आपके क्लाइंट आपको हायर करते हैं, जी, क्योंकि वो आपके चेहरे को हायर करना चाहते हैं। जैसे मेरे क्लाइंट है, वो मुझे बोल देते हैं, आप तो चाहिए ही चाहिए प्रेज़ेंट, जी, तो ही हम आपको एक काम देंगे, कोई बात। तो वो हमसे फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं, ब्राइड आप आ गए ना, बस आपकी फ़ोटो। भले मैं अपने कैमरे की मेमोरी कार्ड भी नहीं डालूँ, जी, उनके सामने कैमरा लेके खड़ा रहता हूँ, मैं खाली ऐसे ही कुछ भी रैंडम क्लिक जी, करता हूँ, मेरा बाजू वाला है, तू फ़ोटो खींच। जी, मेरे में कैमरे में मेमोरी कार्ड नहीं जी, है, ऐसा भी बोल देता हूँ। जी, तो कहने का मतलब ये है कि आपको फ़ोटोग्राफ़ी आनी ज़रूरी है। जी, दूसरा, बिज़नेस आना बहुत ज़रूरी जी, है। बिज़नेस में यानी कि आप
जो पैसे आएंगे उसको कैसे आप इन्वेस्ट करोगे और क्लाइंट से कैसे लोगे, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी दिहाड़ी निकालने के लिए काम करते हैं। दिहाड़ी नहीं निकालनी है भाई, बिजनेस करना है, प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट कमाना है, ये बिजनेस है। वेडिंग फोटोग्राफी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं बोल रहा हूँ फोटोग्राफी एक ऐसा बिजनेस है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लड़के भी इस फील्ड में है, डॉक्टर के लड़के हैं, एडवोकेट के लड़के हैं, और बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर बन रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छा पैसा है। पैसा कमाने के लिए आपके अंदर गट्स होने चाहिए। आप अपने आप को ब्रांड बनाओगे तो पैसे कमाओगे। जैसे कि एक मकान बनाने के लिए मजदूर लगाए जाते हैं, लेकिन मजदूर की वाई वाई नहीं होती, कॉन्ट्रैक्टर की वाई वाई होती है। तो आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना है, मजदूर हो आप तय कर। तो ये चीज है कि आपको फोटोग्राफर बनना है, फोटोग्राफर बननी है, लेकिन वेडिंग फोटोग्राफर बनके वेडिंग फोटोग्राफर का बिजनेसमैन बनना है, वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे अभी इतना ट्रेंड चल रहा है लेकिन अभी बिजनेस तो सिखाया नहीं जा रहा है फोटोग्राफी इंडस्ट्री में। अपने इंडस्ट्री में बात करें तो बहुत कम लोग हैं या जो सही चीज़ नहीं बता रहे हैं। ऐसे काफ़ी लोग अभी देखने को मिल रहा है जो एमबीए करके आ रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम फोटोग्राफी, जैसे आपने बोला मजदूर लगाना, वो फोटोग्राफर को, फ्रीलांसर को हायर करते हैं, अपना काम ले लेते हैं। वो आप कैसे बताएंगे अगर कोई भाई सीखना चाह रहा है, कोई आप और जानना चाह रहा है कि हमें बिजनेस करना है, शुरुआत करना है, तो वो उनके पास क्या माध्यम होना चाहिए, कैसे वो शुरुआत कर सकते हैं? पहले तो देखो भाई, आपको एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बनना है ना, तो पुराना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, वो बलिदान देना पड़ेगा। वो किसी में अंदर से गट्स होता नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मेरे काफ़ी सारे वर्कशॉप्स होते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी होते हैं, ऑफलाइन वर्कशॉप भी होते हैं। तो उसमें हम कॉन्फ्रेंस करते हैं या वर्कशॉप्स करते हैं। उसमें मैं ये सिखाता हूँ कि मैंने अपने आप को कैसे डेवलप किया, कि भाई एक छोटे से स्टूडियो से शुरुआत करके आज इस मुकाम पे जो पहुंचा हूँ। तो अभी भी यानी स्टेबल नहीं हूँ, अभी भी मेरा स्ट्रगल्स, फाइट शुरू है, फाइट चल रही है, क्योंकि मैं अपने आप ऊपर वाले को देखता हूँ तो ऐसा लगता है वहाँ कब पहुँचूँ, वहाँ पहुँचने के बाद और ऊपर कब पहुँचूँ, क्योंकि सफलता की सीढ़ी कभी पूरी नहीं होती। और सफलता की सीढ़ी में बहुत सारे पैरों में चुभने वाले कांच के टुकड़े, कांटे, वो सब जो आप सोशल मीडिया पे आजकल देख ही रहे हो। तो सफलता की सीढ़ी चढ़ने में बहुत सारी स्ट्रगल आती है। लेकिन आपको अगर एक सफल बिजनेसमैन बनना है तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस को डेवलप कैसे करें, भले ही वो फोटोग्राफी का बिजनेस हो या अनदर बिजनेस हो। एक जैसे एमबीए चाय वाला वायरल हुआ था, ऐसे ही मान लो एमबीए फोटोग्राफर भी वायरल हो सकता है, और एमबीए करके भी आप फोटोग्राफर बन सकते हो। एमबीए नहीं भी किया है, आपके पास फोटोग्राफी की स्किल है, तो आपको खाली बिजनेस स्किल सीखना जरूरी है। लेकिन बिजनेस स्किल अगर आप सीखते हो तो आपको कम से कम 1 साल का बलिदान, एक पूरे साल का बलिदान लगेगा। वो बलिदान देने की ताकत हो तो हमारा कांटेक्ट करिएगा। हमारी आईडी आपको इनसे मिल जाएगी, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा इंस्टाग्राम का आईडी। तो वहाँ पे कमेंट करिएगा, वहाँ पे पर्सनल मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको पर्सनली कॉल करूँगा कि हाँ भाई बोलिए क्या तकलीफ है। लेकिन उसके लिए 1 साल का बलिदान जरूरी है। जी हाँ, जैसे सोशल डिलेमा चल रहा है, जैसे अभी सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया, लोग को सीखने तो हम कुछ और जाते हैं लेकिन मिलना कुछ और लगता है। सपोज दैट हम फोटोग्राफी आपके रील देखने आ रहे हैं तो उससे पहले हमें दूसरी रील नोटिफिकेशन आ जाती है, तो जिस चक्कर में अब इतना ज़्यादा हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है, हम देखना कुछ और चाहते हैं, देखने और कुछ लगते हैं। तो सोशल डिलेमा जिसको बोला जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा घिरते जा रहा है हमारा फोटोग्राफर, क्योंकि देखने कुछ और है, मिलता कुछ है। तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं और क्या सजेशन देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया से कैसे अपने फ़ोन को, क्योंकि होता क्या कि अभी सोशल मीडिया हमें यूज करने लगता है, जिस दिन अगर हमें सोशल मीडिया यूज करने लगते हैं तो हम उसके यूजर हो गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप कैसे इसको मतलब अपने आप को ये कैसे मैनेज करते हैं और सामने वाले क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया आपको यूज न करे, आप सोशल मीडिया का यूज करो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? मतलब बोल रहा हूँ, मोबाइल जो है ना, सुबह सुबह मैं भी पकड़ लेता हूँ, सुबह सुबह पकड़ के मेरी रील्स डाल देता हूँ, मेरी पोस्ट डाल देता हूँ, सब कुछ डालने के बाद ये हो गया डाउन। फिर घंटी बजती है कॉलिंग के लिए, बस सिर्फ कॉल पे बात होने के लिए। और वो भी कितनी बार तो अगर एडिटिंग में बैठा हूँ, अभी जैसे वीडियो बन रही है, साइलेंट पड़ा है और ऐसे ही पड़ा है उल्टा, भले फिर मोदी जी का फोन आए, क्योंकि मेरी सोच तो ऐसी है, या अंबानी का कॉल आए, मेरे कॉल ऐसे ही आते हैं, अंबानी का, क्योंकि मैं सोच ही ऐसी रखता हूँ कि मेरे पास हमेशा मोदी जी के कॉल आए, योगी जी के कॉल आए, यूपी में बैठे तो योगी जी के कॉल आए, मोदी जी के कॉल आए, अंबानी के कॉल आए, अदानी के कॉल आए, ऐसे लोगों के कॉल आए, भाई वेटिंग में है, हम है, ठीक है। ऐसी सोच बढ़ाओगे तो आगे बढ़ेगा। सोशल मीडिया यूज करना जरूरी है क्योंकि हमारी फील्ड पूरी सोशल मीडिया के ऊपर है। तो सोशल मीडिया यूज करो, सोशल मीडिया आपको यूज न करे, इसके लिए आप 2-4 पोस्ट जो भी डालनी है डाल के उसको रख दो। हाँ, डेली अपडेट भी रहो कि कोई ना कोई पोस्ट डालते रहो। सोशल मीडिया की बात चली, आज हर फोटोग्राफर इंस्टाग्राम पे है और उनको ऐसा लगता है इंस्टाग्राम से काम आएगा, आता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे तो अब चाय के ठेले वाला भी है, आलू की रेडी वाला भी है और आलू चाट की रेडी वाला भी है। तो उसकी जगह आप अपनी वेबसाइट बनाइए, अपने बिजनेस को ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगा।
तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वेबसाइट बनाना, लेकिन ये कोई करता नहीं है, मेंटेन नहीं करता है। मेंटेन करे तो अच्छा बिजनेसमैन बन पाता है जी। सपोज दैट अगर किसी को एक छोटी सी स्किल जो है ना, अगर कस्टमर को अगर डील करना है, जैसे हमारे यहाँ या बेसिक अगर अभी हमें कोई बता दे कि भैया हम आपको 2 लाख का फोटोग्राफी देना है, अब हमें क्लाइंट आ जाए हमारे पास 2 लाख की, तो ऐसे भी फोटोग्राफर है जिनके पास कस्टमर अगर चला जाए भैया हमें 2 लाख की फोटोग्राफी करवाना है, तो शायद वो बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता कैसे होगा कि यार 2 लाख तो बहुत ज्यादा। और स्टार्टिंग बात करें आप जैसे लोगों की, तो उनका तो कहते हैं भाई 2 लाख तुम्हारा स्टार्टिंग बेसिक पैकेज होता है, तो कैसे इसको कैसे मैनेज किया, कस्टमर से क्या स्किल होनी चाहिए बात करने के लिए, क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूरी है, बात कैसे किया जा सकता है? इसी से शुरू करते हैं। ये आईफोन है जी, यानी आईफोन नया मार्केट में अगर 10,000 में मिल जाए आपको जी, यानी मैं एक रील्स बना दूं, अभी मान लो ये रील्स है कि भैया दोस्तों आपको मिलेगा आईफोन 15 प्रो नया बॉक्स पैक सिर्फ 10,000 रुपए में, आप विश्वास करोगे? लगेगा यार ये तो साला फ्रॉड है जी, लगेगा ना फ्रॉड है। तो आप जब क्लाइंट को बोलते हो ना यार प्री वेडिंग में कर दूंगा 2,000 में, ये तो फ्रॉड है भाई। और वही प्री वेडिंग का आप बोलोगे ना 20,000 लेता हूँ, हाँ भाई क्वालिटी होगी, वही आप बोलोगे ना 50,000, भाई यार बेटर क्वालिटी होगी। 5 लाख, अरे यार ये तो मास्टर आदमी, ये काम मिले ना मिले, आपकी जो छाप उसके दिमाग में छोड़ के आप जाओगे। यानी आप एक बार बजट देना स्टार्ट करो, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख बोलना स्टार्ट करो, 2 लाख रोज सुबह उठ के बोलो मैं तो 2 लाख लेता हूँ। कोई बोले यार मैं तो 2 लाख का बजट, भाई मैं तो 2 लाख का बजट से नीचे काम ही नहीं करता हूँ। भाई साहब 2 लाख का काम घसीटे हुए आपके पास आएगा, क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की गेम है। तो आपको अंदर से प्रिपेयर होना है कि मैं इतना ही काम करता हूँ, इतने में ही काम करता हूँ, इससे नीचे काम नहीं करता हूँ। तो लोगों के दिमाग में वो लोगों का माइंड आपको 2 लाख का काम देने के लिए पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आप सोचोगे तो ना जी। आप तो इसने भाई अभी मैंने कल सुना 30-30 हजार रुपए भाई 30,000 रुपए पर डे तो एक फोटोग्राफर ले जाता है मेरी टीम में। 30,000 रुपए पर डे वाले फोटोग्राफर भी है यार, और ऐसे 4 फोटोग्राफर और लगाए जाते हैं। तो समझिए कि एक्सपोजिंग में इतनी चुका रहा हूँ, एडिटिंग 50-50 हजार रुपए चुका रहा हूँ, तो क्लाइंट से मुझे कितना लेना पड़ेगा? तो क्वालिटी, वो क्वालिटी बनाने के लिए पहली बार आपको खुद से एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। आज मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो प्रोडक्ट के पीछे मुझे खर्चा तो करना पड़ेगा, लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, अपने प्रोडक्ट को तो बना ही नहीं रहा है, अपनी कोई क्वालिटी, अपना कोई डेमोस्ट्रेशन, कोई खर्चा नहीं, ऐसे ही मुंह उठा के चल दियो। एक्सपो में जो डेमो एल्बम मिलते हैं या वो प्रोजेक्ट वाला जो काम होता है, उसको एक पेन ड्राइव में डाल के या तो डेमो एल्बम लेके, अब एक ही शहर के 4 फोटोग्राफर, 4 के पास एक जैसी एल्बम, 500 रुपए जो डेमो मिलती है वही लेके चले जाते हैं। क्लाइंट भी कंफ्यूज बेचारा कि सबकी फोटोग्राफी तो एक जैसी है, किसी को भी काम दे दो, सब एक जैसी तो फोटोग्राफी करते हैं और दिखाते हैं मर्सिडीज, डिलीवर करते हैं मारुति। ऐसा मत, अपने आप को पहले अपनी स्किल को बढ़ाओ, अपने कैमरा स्किल को बढ़ाओ, आपका जो आउटपुट स्किल है, एडिटिंग स्किल है, सबको बढ़ाओ। उसके पीछे पैसा डालो तो सही, लेकिन पैसा कहाँ डालने जहाँ बजाज फाइनेंस मिलेगा। इसलिए आज कैमरा कंपनियां कमा रही है, ठीक है। आज कैमरा कंपनियां क्यों कमा रही है? रोज नए नए मॉडल लॉन्च होते हैं, लोग उठाते हैं, तो कैमरा कंपनी कमा रही है क्योंकि बजाज फाइनेंस। लेकिन जो शिक्षण जहाँ पे जैसे हमारी एकेडमी हो गई या जो हम पढ़ाते हैं, वहाँ पे बजाज फाइनेंस नहीं मिलता है, लेकिन उसके लिए नहीं पैसा डालेंगे। 2 लाख का कैमरा ले लेंगे, लेकिन आप बोलोगे ना वही 2 लाख के कैमरे को चलाने के लिए 2,000 रुपए की वर्कशॉप है भाई 200 रुपए नहीं है बंदे के पास देने के लिए। भाई यार 200 की जगह 2,000 ले ले, 20,000 ले ले, हमें सिखा के क्या जाएगा? वो जरूरी है। तो सीखना जरूरी है, आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन सीखने के लिए कोई नहीं देता है। आज स्कूल में पढ़ते हो फिर भी ट्यूशन क्लास लगानी पड़ती है ना, कोचिंग क्लास लगानी पड़ती है। कोचिंग क्लास जाने देंगे, ऐसे घर बैठे बैठे बोले आ जाओ बिस्तर में सब सो जाओगे और सुबह उठते ही ज्ञान प्राप्त होगा? कुछ नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। हाँ, तो कंपटीशन आपके जमाने में भी रहा होगा शुरू से लेकर आज तक भी, आपको लगता है कंपटीशन जैसे भी देखने को मिल रहा है कंपटीशन होता है? तो एक फोटोग्राफर जैसे गांव से, उसका पहला वर्ड ये होता है यार मैं गांव से हूँ, मेरे पास अपडेट कैमरा नहीं है, मेरे साथी जो है इतने में कर रहे हैं, तो उसको कैसे आप देखते, कैसे आपने हैंडल किया और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उसको कैसे कंपटीशन को कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है? कंपटीशन आपके शहर में एक मार्केट होगी जहाँ पे साड़ियों की बहुत सारी दुकानें होंगी, एक मार्केट ऐसी होगी जहाँ पे सोना चांदी की गहनों की दुकानें होगी, एक मार्केट ऐसी होगी जहाँ पे सारे जूते की दुकानें होगी। उनको भी बाजू वाले के साथ बाजू वाले का कंपटीशन है, ठीक है। हमारे पास अभी तक ऐसा कंपटीशन नहीं आया कि एक ही रोड पे 25 स्टूडियो खुल जाए, ऐसा कंपटीशन अभी भी नहीं आया है, तो इससे बेटर है हम लोग, ठीक है। कंपटीशन तो है, कंपटीशन रहना चाहिए, क्योंकि जंगल में अकेला शेर भी जिंदा नहीं रहता है, उसको भी लड़ने वाला दूसरा शेर चाहिए। तो हम अपने आप को अगर शेर समझ के चले तो जंगल के राजा बन पाएंगे, लेकिन जंगल का राजा बनने के लिए फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि शेर को भी रोज भागना पड़ता है, उसको हिरन का शिकार करना है और हिरन को रोज भागना पड़ता है क्योंकि वो शेर से बच पाए, ठीक है। तो दोनों को भागना तो पड़ेगा ही, खाने के लिए और बचने के लिए। तो आपको भी सर्वाइव करने के लिए भागना है और सामने वाला जो कंप्यूटर है उससे बचने के लिए भी भागना है। बचने के लिए ऐसे भागना है कि क्वालिटी को बेटर बनाना है और अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्वालिटी और ऊपर निकल के बाहर है। कंपटीशन लोग क्या करते हैं, रेट तोड़ के करते हैं। भाई आपके कैमरे के ऊपर एक डायल होता है,
MSAP, यानी कि वो अगर आप पढ़ोगे तो उस पर लिखा होगा मैं सबसे अच्छा फोटोग्राफर हूँ, और अगर मैं सबसे अच्छा फोटोग्राफर हूँ तो सस्ता कैसे हो सकता हूँ? भाई सस्ता मत बनो, महंगा बन के दिखाओ, अपने आप को ब्रांड बना के दिखाओ। क्योंकि एक लड़का जब छोटे से बड़ा होता है तो रूपा की चड्डी पहन के बड़ा होता है, शादी के दिन चड्डी में भी ब्रांड ढूंढता है और जॉकी ले आता है। तो जो लड़का शादी के दिन चड्डी में ब्रांड ढूंढता है, फोटोग्राफर में नहीं ढूंढेगा। भाई साहब ढूंढेगा, लेकिन आप अपने आप को ब्रांड बनाओगे तो ना। आप तो दिख ही नहीं रहे हो, आप तो कहीं छुप के बैठे हो कोने में। मेरा चाचा का लड़का, मेरा मौसी का लड़का आएगा मेरे पास फंक्शन, अरे कोई नहीं देगा भाई। आज जिसकी शादी हो रही है ना, जो दूल्हा वो सिलेक्ट करता है, इंस्टाग्राम या वेबसाइट या ऐसे बूस्टिंग जो भी आपने किया है उससे देख के आपको बुलाएगा। और जब आपको बुलाता है तो आपकी डिमांड है, और अगर आपकी डिमांड है तो आप अपना मन चाहा कीमत ले सकते हो, लेकिन आप अपनी डिमांड बनाओगे तब, नहीं तो जहाँ हो वहाँ ठीक हो, खुश रहो, सुखी रहो, ठीक है। हाँ, आप कैसे अपडेट होते हैं? जैसे अभी एक देखने को मिल रहा है कि आपके साथी ने ये कैमरा ले लिया, ये इक्विपमेंट ले लिया, ये ले लिया, ये हम भी ले लें, ये ट्रेंड चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पहले जानना जरूरी है, या फिर मेरे दोस्त ने ले लिया उसको जानना जरूरी है, उसमें पैसा लगाना इन्वेस्ट जरूरी है? ये ना अपने लोग भेड़ चाल चलते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा वेडिंग फोटोग्राफर। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फुल फ्रेम कैमरे इंडिया में बेचे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ और मेरे पास पिछले 10 साल से एक भी फुल फ्रेम कैमरा नहीं है, और फिर भी मेरे पास जो भी है बजट 2.5-3 लाख रुपए स्टार्टिंग, और 10-12 लाख 15 लाख तक की मेरे पास शादियाँ होती है। और हम लोग पूरी टीम लेके विदेश यात्रा भी करते हैं। आपके यहाँ के लोकल फोटोग्राफर तो नसीबदार है कि वो कार लेके जाते हैं, हमको कहाँ कहाँ फ्लाइट में ठोकरे खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको तो फ्लाइट में ठोकरे खानी पड़ती है, तो ऐसे फ्लाइट में हम घूमते हैं, तो देश विदेश हमें जाके वो काम करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारा जो बजट है उसमें फुल फ्रेम की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूँ मेरे पास जो कैमरा है, और बजट फ्रेंडली कैमरा। मुझे बजाज फाइनेंस नहीं लेना पड़ता, HDFC के चंग, हाँ मैं बजाज फाइनेंस और HDFC यानी कि लोन लेने की मेरी भी तैयारी रहती है, लेकिन मैं बड़ा लोन उठाता हूँ। अब काफी सारे गुजराती के नाम भी न्यूज़पेपर में आते रहते हैं कि इसने 150 करोड़ का कांड कर दिया। मुझे भी ऐसा कांड करने का एक बस मौका मिल जाए, 200-250 करोड़ का चूना लगा, अपन भी कहीं विदेश सेटल हो जाए, तो लोन लेंगे तो ऐसा लेंगे। ये 2 लाख 5 लाख के लोन में क्या रखा है भाई, फालतू फोकट एक EMI बाउंस हो गई, हमारे ऊपर थप्पा लग जाएगा। ये तो फर्जी आदमी है भाई, ऐसा थप्पा क्यों लगा रहे हो अपने कैरियर पे? थप्पा लगाओ तो बड़ा वाला लगाओ, कि लोग याद रखें, न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाओ, ऐसे याद रखें। छोटे छोटी सुर्खी या व्हाट्सएप के उसने मेरे 1,500 बाकी अभी तक ये बंदा नहीं दे रहा है, ऐसी सुर्खी आती है ना, तो ऐसा मत बनो। अपने बिजनेस के बारे में जो आपने एक बेसिक बता दिया, लेकिन वो डेवलपमेंट अगर उनको कोर्स करना है तो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? देखिए स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रहा है, गौतम बरिया मेरा नाम है। एक ही नाम से आप गूगल करोगे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। हमने ऑनलाइन कोर्स भी रखे हुए हैं, और हमारे ऑनलाइन जूम पे भी कोर्स होते हैं। तो आप अगर नहीं आ सकते फिजिकली आने का मज़ा कुछ अलग है, क्योंकि वीडियो कॉल और ओयो रूम में जो मज़ा डिफरेंस है, वैसा ही मज़ा हमारे साथ भी है कि हम पर्सनली थोड़ा ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, जो ऑनलाइन नहीं होता है। तो ऑनलाइन भी क्लासेस होती है, फिजिकली आना चाहो तो फिजिकली भी आ सकते हो। हमारी जो सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी की कोर्स में भी 2-2.5 घंटे का बिजनेस डेवलपमेंट का बारे में भी डिस्कस होती है कि हमने अपने बिजनेस को कैसे इम्प्रूव किया है, और आप भी अपने ऐसे बिजनेस को ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। मेरा लास्ट में यही कहना है कि आप जो कैमरा इक्विपमेंट्स में जो पैसा डाल रहे हो उसमें से आधा पैसा, यानी कि आज आपने 2 लाख का किट बनाया, उसमें से 1 लाख रुपए के आपने मार्केटिंग में डाला है। हालांकि उससे 3 गुना डालना पड़ता है कि मैंने 2 लाख का कैमरा लिया तो 5 लाख का मार्केटिंग करूंगा। 5 लाख का मार्केटिंग करूंगा ना, तो मेरे पास ऐसे क्लाइंट आएंगे, लेकिन मैं 50 रुपए भी किसी को दे नहीं रहा हूँ। विजिटिंग कार्ड छपवा दिए, वो 200 रुपए के 1000, और वही लेके घूम रहा हूँ, लोगों को बांट रहा हूँ, भाई मुझे काम दे दो। ऐसे काम नहीं मिलता है आज की डेट में, ऐसे काम नहीं मिलता है। आज की डेट में आपको काम मिलेगा, आप अपने आप को एक स्टेबल करोगे। और मैं तो बोलता हूँ ये जो फोटोग्राफी है ना, एक कलाकारी है, तो लोगों की कला खरीद लो, यानी कि उनको एक्सपोजिंग में बुला लो। जो आपके कंपटीटर उनको ही ब्लॉक कर दो ना एक्सपोजिंग में जी, ले भाई तुझे डेट लिखवा दी कि सीजन की 25 डेट तू कर ले, वो कहीं और जाएगा ही नहीं आपके, और जो बजट में वो काम कर रहा है उतना हो तो एक्सपोजिंग दे दो उसको, तो वो भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट, हमारे क्लाइंट संतुष्ट। तो मार्केट ऐसे भी बनती है, बनानी पड़ती है जी। तो आपने जैसे काफ़ी काम किया है, कैमरे के रील से लेकर इंस्टाग्राम के रील तक, तो फाइनली एक मैसेज आपकी तरफ से, एकदम शॉर्ट टर्म मैसेज छोटा सा क्या देना चाहेंगे वेडिंग फोटोग्राफी जो इस फील्ड में आना चाह रहा है, अभी यूथ जो है, जो बिगिनर है, जो स्टार्ट कर रहा है, उसको कैसे आना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? बस उन लोगों को एक यही कहना है कि बिगिनर्स जो भी आए फोटोग्राफी इंडस्ट्री में, मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कोई भी एक्सपीरियंस कैमरामैन को असिस्ट करें, कम से कम 2 या 3 साल, और उसके बाद आप इस फील्ड में आए, ताकि आपको आपकी बिजनेस डेवलप करने में और आपकी स्किल डेवलप करने में दोनों तरह से आपको मदद मिलेगी। लेकिन आप बिना असिस्ट करके, यानी कि आज की डेट में, मैं एक लास्ट लाइन है कि आज की डेट में बजाज फाइनेंस की बदौलत कैमरे के मालिक तो बहुत सारे हैं, कैमरा मैन नहीं है।
तो कैमरा मैन पहले बन जाइए, कैमरा तो अपने आप आपके पास आ जाएगा। बस, धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं आपसे अलविदा रहता हूँ। मैं गौतम बरिया। आज हमारे साथ है यादव जी, और हमारी जो भी ये वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, फोटोग्राफर के साथ शेयर करें। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री आवजो।